तालियों से स्वागत करेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी का लोकमत कॉन्क्लेव में। सुधांशु जी, आप लोगों पर, आपकी पार्टी पर, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मैच्योरिंग डेमोक्रेसी की। आपकी पार्टी पर इल्जाम लगा कि आप संसद सही से चलने नहीं देते हैं और विदेश में लगाया गया। तो आपने बोला कि विदेश में क्यों लगाया गया और आपने उसका विरोध कैसे किया? संसद नहीं चलने देकर आपने साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है। देखिए, विदेश में जो आरोप लगा है वो पहली बार लगा है। विदेश से ऐसा बेहतरीन कनेक्शन है कि पिछले 4 संसद सत्र देख लीजिए। जब भारत का संसद सत्र शुरू होने वाला होता है, कुछ विदेश में कुछ छपता है और उसके बाद यहां बवाल शुरू हो जाता है। किसान आंदोलन चल रहा था तो कोई ग्रेटा थनबर्ग बोल देगी, उस पर यहां बवाल शुरू हो जाएगा। उसके बाद आए तो पेगासस आ जाएगा। ठीक संसद सत्र शुरू होने से 2, 3, 4 दिन पहले स्टोरी आती है। और इस बार आए तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। फिर ठीक संसद सत्र शुरू होने वाला था तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये क्या है कि उधर से सुर और इधर से ताल, ये सुर ताल जो उधर से इधर मिली हुई है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। लेकिन इस बार तो इल्जाम आप पर है ना कि आप सत्ताधारी दल होकर संसद नहीं चलने दे रहे। उसका कारण ये है, देखिए, भारत, हम सब लोग अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। यह सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और भारत के हर व्यक्ति को गर्व करना चाहिए कि मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में तो आया 1215 में, यहां 12वीं शताब्दी में, उससे 100 साल पहले कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों में बैठकर सारे निर्णय होते थे। चोल साम्राज्य में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। वैशाली का गणराज्य 2500 साल पहले था। इवन वैदिक काल में सभा, समिति, विधत और गण, ये लोकसभा राज्यसभा शब्द वहीं से आया है। और पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें, अगर आपको पता है कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड में प्योर डेमोक्रेसी के अंडर में? 30%, जिसमें 16% भारत है। यानी अगर भारत को हटा दे तो केवल 14% है। इतनी बड़ी विरासत जिसकी हो, उसके बारे में कोई ये कहे कि साहब डेमोक्रेसी के ऊपर पूरा अटैक हो गया। चलो, मोदी सरकार से आपको आपत्ति थी, आपको कहना कर, जो मैंने बोला इसमें से तो एक आध वर्ड बोल देते कि हम वो देश हैं जिसने कि सदैव लोकतंत्र के ऊंचे आदर्श दिए हैं, हम वो देश हैं जिसने प्राचीन गणराज्य दिया। एक शब्द इस बार नहीं, कभी राहुल गांधी जी ने बोला हो तो बताइए? तो कभी नहीं बोला। तो क्योंकि उनको भारत और भारतीयता का ना गर्व तो छोड़िए, ज्ञान भी नहीं। तो फिर ये भी क्यों कहना चाहिए, जैसा वो कह रहे हैं कि अगर इतना गर्व करना है तो फिर ये क्यों कहा गया कि भाई ये कौन से देश में पैदा हो गए 2014 से पहले? हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल वो भी किया। तो विदेश में कहा ना। हाँ, वो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। आज जब हम अपने विपक्षी लोगों से कहते हैं, वो कहते हैं साहब इस देश से कैसे कहा, इसको तो पुण्य भूमि मानते हैं, इस देश को पुण्य भूमि मानते हैं। वो लोग जिन्होंने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी पुण्य भूमि को एक नेता के बराबर तौल दिया। और किस नेता के बराबर? जिसे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली का दोषी सिद्ध कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी को इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस का दोषी मान लिया था और उनका चुनाव रद्द कर दिया था। उसके बराबर इंडिया इज इंदिरा। और मैं एक और बात कहता हूं, ये तो वो विचार है जो कहता है ये देश कभी एक देश रहा ही नहीं, इसे तो अंग्रेजों ने आके बनाया, एट द मोस्ट अकबर ने बनाया। तो ये तो देश को देश ही नहीं मानते। देश को महान मानना तो बहुत दूर की बात है। आप तो मानते हैं ना? हम तो मानते हैं। जानते हैं क्या मानते हैं? इस देश के लिए कहा गया है, यह देश वो देश है जिसके लिए कहा गया है गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ हुआ यह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में देवता के पद पर हजारों वर्ष रहने के बाद मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष यहीं मिलता है। हम ये मानते हैं इस देश को। और वो क्या मानते हैं? उनकी जानते क्या थ्योरी है? सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। हम एक सराय हैं जो आके काफिले सेटल होते गए। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है हमारी सोच देश के बारे में और उनकी सोच देश के बारे में। हम और वो में कौन हो गया? ये कांग्रेस और आप, या हम और वो में हैं? बताएं कौन है? जो विशुद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, और वो हैं जिनके ऊपर अभी पश्चिम की छाया बाकी है, यानी जो अभी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसीलिए वो जाकर आज भी वहीं गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर मैं तो उस खानदान का वली हद सल्तनत हूं
जिसके ऊपर जो आपकी फरमाबरदारी में था, जिसके ऊपर आपकी रहमतों का साया था, एक बार फिर हमको आकर बचाइए। तो उनके ऊपर बस ये कह देता हूं, हम वो हैं जो मैंने ये वाक्य बोला, जो इस श्लोक में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। यही इल्जाम लगता है आप पर कि आप सर्टिफिकेट बांटते हैं लोगों को कि ये भारतीय है, ये नहीं है, ये नेशनल है, ये एंटी नेशनल है। सर्टिफिकेट हम नहीं मानते हैं, सर्टिफिकेट जनता देती है। यदि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक दर्शन क्या दिया था? राम राज्य। देश की जनता ने उनको सर्वोच्च पद पर बैठाला अपने हृदय में। उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो आज भी उनकी समाधि पे लिखा है। और जब आप बढ़ते बढ़ते वहां तक आए कि पहले राम जन्मभूमि के खिलाफ खड़े हुए, गोरक्षक संतों पे गोली चलवाई, फिर राम भक्त कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने वालों के साथ खड़े हुए, फिर बाबरी मस्जिद के पक्ष में आके, तथा कथित बाबरी मस्जिद के पक्ष में, कोई कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का उसके पक्ष में आ गए, और आपने फिर हलफनामा देकर यह कह दिया कि राम तो थे ही नहीं कोर्ट में। तो महात्मा गांधी की आत्मा के साथ आपने क्या किया? मैं कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी की तो आत्मा की आपने हत्या कर दी, और उसके साथ ही जनता ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि जनता तो उस सिद्धांत में विश्वास रखती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। पर उनके भजन में तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भी था। किनके भजन में? रघुपति राघव, महात्मा गांधी वाले। बिरला मंदिर में गाया जाता था। चुनौती करता हूं, मस्जिद में गवा के दिखा दीजिए। वो नहीं गाते थे आप? गवा के दिखा दीजिए भाई। गांधी नहीं गवा पाए, बाकी की तो बात। इसलिए सुनिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वही है जहां हिंदू संस्कृति मेजॉरिटी में है। अजय बताइए, भारत में ही कश्मीर में मेजॉरिटी खत्म हो गई, वहां बचा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? नहीं बचा ना। अच्छा, बाकी तो छोड़िए। भारत एकमात्र देश है, बहुत लोग चीजें लोग भूल जाते हैं, तथा कथित बाबरी मस्जिद तो बहुत बात करते हैं। इस देश में एक मजार थी जो ध्वस्त कर दी गई। वो क्या मजार थी? चरारे शरीफ, शताब्दियों पुरानी शानदार मजार थी कश्मीर में। कौन जला के चला गया? पाकिस्तान का मस्तगुल। क्यों? उसने कहा मजार कुफ्र है, यह एंटी इस्लामिक है, इसलिए जला दिया गया। लोग बहुत कहते हैं कश्मीर जो है वो सूफी मत का बहुत बड़ा केंद्र था। आज बताइए, सूफियों के 4 सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। एक का भी मरकज बचाओ कश्मीर में तो बता दीजिए। कहीं नहीं बचा, वहीं बचा रहता है। यह समझ लीजिए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ही नहीं, भारत दुनिया का एकमात्र देश है। यदि मैं आपसे पूछूं एक देश का नाम बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, सिर्फ भारत। पारसी अपनी जमीन से मिट गए, भारत में फल फूल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। यहूदियों पे पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ, सिर्फ भारत के लोगों ने लिख के भेजा, भारत के यहूदियों ने कोई अत्याचार तो छोड़िए, भेदभाव नहीं हुआ। और इस्लाम में 72 फिरके माने जाते हैं, अभी कुछ आए हैं, कुछ आएंगे। पर आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसमें इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हों, तो वो 56 मुस्लिम देशों में से कोई एक नहीं है, वो सिर्फ भारत। अब आप बताइए, फिर भी उस हिंदू संस्कृति को सांप्रदायिक कह कह के लांछित करना, सांप्रदायिक कह कह के अपमानित करना, जिस संस्कृति की वजह से भारत ही नहीं, इस्लाम के अंदर का भाईचारा हमारी वजह से। क्योंकि दुनिया में एक ही देश है जहां मुस्लिम 20 करोड़ से ऊपर है, मगर मस्जिदों में धमाके नहीं होते। वरना जहां पर निजाम मुस्तफा आ जाता वहां मस्जिदों में धमाके शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़। तो वो भी हमारी वजह से है मान्यवर। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है, इसको आप नकारते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, या ये मांग जायज है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमने ईमानदारी से इस देश को सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। चूंकि हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस ने लंबे दौर में इस देश को संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा था। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी को मेरे पे ऐतराज है तो मुझे सबूत ला के दिखा दे। दुनिया का एकमात्र कोई सेकुलर देश दिखाए जहां शाबानो केस की याद दिलाता हूं, यदि शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो देश की सत्ताधारी दल संसद में संविधान को बदलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। ऐसा कहीं नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र में होता है। और एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक होता था, हलाला होता था, मेहरम होता था, हज सब्सिडी होती थी और वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, यह सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में था।
तो यूं कहें इस देश का दुर्भाग्य तो ये रहा, जैसे आपको एक चीज बताएं, बचपन में हम सब ने एक गीत सुना होगा ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसकी आखिरी लाइन थी कि बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ये 1954 की फिल्म है जागृति। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में 1955 में फिल्म बनी थी बेदारी, उसमें ठीक यही गाना नकल किया गया था। उसकी लाइन ये थी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे यहां तो कहा गया था बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, वहां कहा गया था बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो जानते क्या हुआ इस देश में? इस देश के 3 टुकड़े हुए, 2 टुकड़ों में तो मुस्लिमों को परचम हिलाल मिला और हिंदुस्तान में जलवाए जलाल मिला। अब वो जलवाए जलाल को हम समानता में बदल रहे हैं, इस बात का मलाल उनको है जिसको लेकर वो हमारे ऊपर हिंदू राष्ट्र हो जाने क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये मांग तो उठ रही है, हवा हो रही है, इसको दी जा रही है, कुछ कह रहे हैं। इसमें आप किधर हैं, आपकी पार्टी किधर है? मैंने तो कहा हम तो ईमानदारी से इस देश को वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कारण जानते क्या है? कि सिर्फ हिंदू संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसने कभी किसी दूसरे में, अगर जानते हैं समस्या क्या है, इफ यू कंसीडर हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, इट इज हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। और अभी जो आपकी उद्घोषिका महोदया जो एक कविता की पंक्ति सुना रही थी, वो अटल जी की प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है ना, उसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। वो कहता है, वो उसमें अटल जी कहते हैं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और वैसे एक और बात बता दूं, जिसको आप ये हिंदू दूसरे तुलना करते हैं, एक और खास बात है, कुंभ मेला होता, हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। किसी और धर्म में चुनौती पूछता हूं, वहां की धार्मिक यात्रा करने के लिए दूसरे धर्म के लोग जाते हैं क्या? हमारे यहां आते भी हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह कि उनसे नहीं कहा जाता तुम हिंदू बन जाओ। ये उदारता की पराकाष्ठा और महानता की पराकाष्ठा हमारे यहां। चलिए, अब राजनीति की जो बात करें, लोकतंत्र को लेकर एक इल्जाम ये लगता है कि आप किसी भी हद तक जाके सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जिनके खिलाफ लड़ते हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं, और फिर इल्जाम लगता है कि वो प्रलोभन से होता है। देखिए, हमने तो आज तक किसी के भी साथ सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, पहले बहुत स्पष्ट कर दूं, हमने अपने तमाम विरोधी दलों के साथ समझौता किया, उत्तर से दक्षिण तक बता रहे हैं। चाहे आप कश्मीर में पीडीपी हो, उत्तर प्रदेश में बीएसपी हो, बिहार में जेडीयू के साथ किया, हमने जरूरत पड़ने पे एआईएडीएमके के साथ हमारा अभी भी तमिलनाडु में है, हमने जेडीएस के साथ कर्नाटक में किया, मगर कभी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं। हमने राष्ट्र की स्थितियों के अनुसार उनको साथ में लेने के लिए, बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमने उनका बनाया। और इन लोगों ने क्या किया, जिस हमने आज तक कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। अभी हमसे पहले जो आपके मित्र बोल रहे थे, जो कह रहे थे सारी संसद चोर है, और आज संसद में बैठे हैं। याद करिए, वो लोग कहते थे जी ये सब मिले हुए हैं जी, ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और आज देखिए किस किस से मिल जाके मिल गए हैं जी। जो चिट्ठी लिखवा रहे हैं उन लोगों से लिखवा रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। और हमने 72 साल हो गए हमें स्थापित हुए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। उन्होंने 72 दिन के अंदर कांग्रेस से समझौता करके सत्ता पा ली थी। आपने कांग्रेसियों से तो समझौता किया। कौन? कांग्रेसियों को अपने पास ले लिया, तो कांग्रेसियों से तो समझौता किया ना। देखिए, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हमने कांग्रेसियों से कब समझौता किया? एक पार्टी के नाते हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। जो विचार है हमारा, जिस विचार को लेके हम चले हैं, मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, ये राष्ट्रवाद का विचार किसी जमाने में, मैंने पहले ही बोला, गांधी के साथ था, सरदार पटेल के साथ था। कांग्रेस छोड़ती गई, जनता उसको छोड़ती चली गई, हम उसे ग्रहण करते गए, जनता हमें समर्थन देती चली गई। उस जनता के चुने हुए कांग्रेस की पार्टी पे चुने हुए नेता जो आपके साथ आते हैं, तब सवाल उठता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आपने मिलकर सरकार बना ली,
मध्य प्रदेश में वो चुनाव तो आप हार गए थे। देखिए, यहाँ समस्या जानते क्या है, हमारे साथ नहीं आते। आज आप देखें, कांग्रेस में पूर्व में हेमंत बिश्व शर्मा छोड़ के चले गए। कांग्रेस के साथ समस्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आपने नाम लिया, पायलट जी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठे हुए हैं कि किस तरफ जाके जहाज चला जाएगा वो आप नहीं कह सकते। परंतु कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक उनके इतने लोग, विजय बहुगुणा जी, आपके रीता बहुगुणा जोशी जी, कितने ही लोग छोड़ के चले गए, हम उसमें नहीं बता रहे हैं। पर ये बताइए, जब मोदी जी और अमित शाह जी नहीं थे तब भी 1990 के दशक में, ये बताइए, जिस जमाने ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी, जगन मोहन रेड्डी भी तो कांग्रेस में थे, शरद पवार जी भी तो कांग्रेस में थे, तब काय छोड़ के चले गए थे? 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जगजीवन राम, देवराज अरस, मोरारजी देसाई, ये कौन छोड़ के चला गया था? 69 में जब संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, कांग्रेस राज्यों से बाहर हुई, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, मान्यवर जानते क्या है? कांग्रेस सिर्फ सत्ता आधारित दल है। जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। ये 60 साल का इतिहास है। जब ना भाजपा थी ना मोदी जी का तो नाम लेने वाला कोई नहीं था। तो आज क्यों फामखा में पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं भाई? वो इसलिए क्योंकि आपने नाम लिया हेमंत बिश्व शर्मा जी का, तो वो कहते हैं कि साहब उन पे इल्जाम आप ही लोग लगाते थे, अब जब आपकी पार्टी में आ गए तो बात साफ हो गई। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हमारे यहाँ जो भी नेता है, पहली बात, जिस इल्जाम की वो बात करते हैं उसके बारे में कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कोई स्कैम ही नहीं था। मगर आज स्टैंड है कि स्कैम है। हमारा मानना यह, तो स्टैंड उनका चेंज हुआ, हमारा मानना है कि हमें शक था, कार्रवाई चल रही है, एक भी नेता बताएं जिसके खिलाफ हमने केस विड्रॉ कर लिया हो या केस समाप्त कर दिया हो। आपको हेमंत बिश्व शर्मा जी पे शक था, अभी भी शक है? हम ये कह रहे हैं वहां जांच चल रही है, हमने कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आचरण होगा। परंतु अंतर क्या होता है जानते हैं? जब 2G घोटाले पे जेपीसी की मांग थी, आजकल जेपीसी की बड़ी मांग चल रही है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो मनमोहन सिंह जी ने बतौर प्रधानमंत्री कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मैं उसके सामने आऊंगा। खैर वो नहीं आए। जब पीएसी की रिपोर्ट सबमिट होने वाली थी तो विपक्ष के सांसदों ने उसे टेबल नहीं होने दिया, और जिन 3 दलों ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया वो थे सपा, बसपा और डीएमके। तीनों के केस एक हफ्ते के अंदर सीबीआई ने विड्रॉ कर लिए, खत्म, केस खत्म। तभी तो कभी कभी वो लोग बोल जाते ना, हमारे हाथ में ईडी सीबीआई आने दीजिए तो हम बताएंगे क्या होगा। वो क्या होता, कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ जाती है। और हकीकत क्या है? जो बहुत कहते थे कि मेरे हाथ में आ जाने दीजिए, हाथ में आ जाने दीजिए, कहते थे ना कि दिल्ली में जिनकी सरकार है, सबसे भारत की सबसे नई नवेली अजब अलवेली पार्टी जो है, वो अब पंजाब में पूर्ण सरकार आई तो है, देखिए क्या लहूलुहान कर दिया, जैसे लगता बंदर के हाथ में अस्त्र आ गया हो। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो हम पे आरोप लगाते हैं वो आज वास्तविकता में देख लें कि चलिए 2014 से पहले कितने आरोप थे। जितने नेता भ्रष्टाचार में एजेंसियों के चक्कर में थे वो सब, 2G हो, CWG हो, कोयला घोटाला हो, सबके सब तो इन्हीं दलों के नेता थे जो आज विपक्ष में। ये बताइए सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर केस कब दर्ज हुआ? अक्टूबर 2013। हमारी सरकार नहीं थी, सरकार ने नहीं दर्ज किया नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में दर्ज हुआ है। मगर अफसोस, और इतना ही नहीं, ये बताइए जिन लोगों ने साइन किए, मुलायम सिंह जी, मायावती जी पे कब था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस? 15 साल पुराना, हमारी सरकार आने से 8-10 साल पहले। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, कोई जाके चेक कर ले। राबड़ी देवी जी शायद अक्टूबर 97 में मुख्यमंत्री बन गई थी, और आज मोदी जी को दोष दे रहे हैं। आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं उनको? हम कौन सा प्रताड़ित एजेंसियां भेज के? एजेंसियां, अरे भाई, जो लोग 25 साल से जेल से आना जाना, अंदर बाहर आना जाना चलता ही रहता है उनका, तो वो कह रहे हैं हम प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मात्र पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई पूछ भी ले तो देखिए कितना उनके दिल में दर्द होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने में लाट साहब होते थे ना कि हमसे पूछ कैसे लिया गया, तो ये उनके मन में एक फीलिंग। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की, तो बताई दीजिए, क्या सचिन पायलट बेहतर मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के लिए? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में बनेगी, तो उसमें सचिन पायलट भी होंगे। देखिए, पायलट कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल में है, ये ऊपर से पायलट बेहतर देख सकता है, नीचे से देखना मुश्किल रहता है। ऊपर वाले को पता रहता है वो किधर जा रहा है। तो आप डोरे नहीं डालते हैं, लोग खुद आ जाते हैं? नहीं, देखिए, हम डोरे नहीं डालते हैं। हकीकत जानते क्या है कि दूसरे वाले दूसरों को इतना डंडा मारना शुरू कर देते हैं
कि उनके लिए समस्या हो जाती है। अब एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यह लिखा कि देशद्रोह का जो कानून है, सेडिशन लॉ, उसको हम समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। और आपको पता है 2019 के बाद पहली सरकार कौन थी जिसने देशद्रोह के कानून का प्रयोग किया? वो थी राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार। किसके खिलाफ प्रयोग किया? आतंकवादियों, अपराधियों के खिलाफ नहीं, सबसे पहले प्रयोग किया विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? विरोधी दल के विधायकों के खिलाफ नहीं, अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ सेडिशन के लॉ का उपयोग किया। अब बताइए, हम हालात पैदा करते हैं कि वो हालात पैदा करते हैं? अब बताइए, जब ये कहा जाता था कि हेमंत बिस्व शर्मा जी मिलने गए तो राहुल गांधी जी, उनका बयान है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो राहुल गांधी जी जानते होंगे बेहतर, कि वो बात करने के बजाय कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। तो हालात कौन पैदा करता है? कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, कांग्रेस के थे, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, उनका 2 साल तक मुझे समय नहीं दिया गया मिलने का। साहब होता क्या है कि आप इतने अहंकार में रहते थे सत्ता में, इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे बोला कि तुम्हारे तो पैरों के नीचे जमीन नहीं है और इसका तुमको यकीन ही नहीं है। आपने बोला कि आपके यहां से कोई छोड़ के नहीं जाता, उनके यहां से लोग छोड़ के आते हैं, आप प्रलोभन नहीं देते। लेकिन जब रातों रात सरकारें बन जाएं, जब एक पार्टी, अभी आपने कॉनरेड सांगमा के खिलाफ चुनाव लड़ा, पूरा कैंपेन उनके खिलाफ था, और अब आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं या उनकी सरकार को मैंने तो आपको इससे पहले 8-10 उदाहरण दे दिए पिछले 25-30 वर्षों में कि हमने विरोधी दलों के साथ बनाया, पर कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, हमने उनको बनाया। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, उसको बनाने तो मैंने आपको उदाहरण दिया। हम तो मायावती जी की सरकार बनवा चुके हैं, हम तो जेडीएस की सरकार बनवा चुके हैं, हमने तो पीडीपी के साथ भी समझौता किया था राष्ट्र के हित में जो हमें लगा, मगर हमने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं किया कि हमारा मुख्यमंत्री बनाओ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोगों को नहीं ध्यान होगा, जब मायावती जी पहली बार सीएम बनी थी उनके 67 एमएलए थे यूपी में, हमारे 178। जब हमने कुमार स्वामी को कर्नाटक में जेडीएस में बनाया था उनके 40 एमएलए थे, हमारे 84। और बिहार में जब जदयू से हमारा पहली बार गठबंधन हुआ तब नाम था समता पार्टी, इनकी 7 सीटें थी, हमारी 42। लालू यादव जी के पूरे शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष हमारा था, मगर हमने नीतीश जी को बनाया। तो हम उस कारण से सेल्फ सेक्रीफाइस करके भी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील राज्य हैं, वहां के ऊपर हमने ये किया है। चलिए, एक मैं ऑडियंस सवाल लेने से पहले, लोकतंत्र की बात हो रही है, पार्टियों के लोकतंत्र की बात होती है, तो आप पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि साहब अब तो कांग्रेस कहती है कि हमने तो अपना अध्यक्ष चुना है, आपके तो अध्यक्ष चुने भी नहीं जाते, कहां से आते हैं पता नहीं। देखिए, कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुना है, ये कितना अद्भुत लगता है। पर कहा है उन्होंने, देखिए आज वो अध्यक्ष पार्टी के एक सांसद के विदेश में दिए बयान के लिए संसद में आकर एड़ी चोटी का जोर लगाता है। आप देखिए पिछले ही विधान लोकसभा सत्र का जाके फुटेज देख लीजिए टीवी पे कि राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं और अध्यक्ष खड़गे जी, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, दोनों पीछे खड़े हैं। तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और वो तो आप भूल ही गए कि सोनिया जी के सर पे छतरी थी, तो उनके सर पे छतरी नहीं थी। तो जिसके ऊपर छत्र होता है असली राजा तो वही होता है। पर उन्होंने एक प्रोसेस के जरिए चुन के उनको अध्यक्ष बनाया, आपके यहां नहीं होता ऐसा? हमारे यहां तो एक छोटी सी बात आपको बात बताऊं, विगत 25 वर्षों में हम आपको लाइन से गिना सकते हैं कि हमारे कितने अध्यक्ष हुए। कैसे बने? कैसे बने? स्थापित प्रक्रिया के द्वारा बने। पर कांग्रेस में अगर हमारी सरकार ना आती तो 21वीं सदी का सूरज उगने से लेकर आज तक सिर्फ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव के ही अध्यक्ष बन रहे थे। वो तो मोदी है तो मुमकिन है, तो इसलिए मजबूरी में उनको ये करना पड़ा। हमारे देख लीजिए इस बीच में 25 वर्ष के अध्यक्ष। बताइए, जब हमारी 98 में सरकार बनी, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, जेना कृष्णमूर्ति जी थे, बंगारू लक्ष्मण जी थे, उसके बाद अडवाणी जी, उसके बाद वेंकैया जी, उसके बाद फिर अडवाणी जी, फिर राजनाथ सिंह जी, फिर नितिन गडकरी जी, फिर राजनाथ सिंह जी, फिर अमित शाह जी, अब नड्डा जी। और जानते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछूं कि 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि हम नैसर्गिक रूप से नेतृत्व को उभारते हैं। मगर ये जितनी पार्टियां आज हमारे खिलाफ आरोप लगा रही हैं, यदि ये राजनीति में बची रही तो यह तय है कि 20 साल बाद भी इनके पार्टी का नेतृत्व एक उसी परिवार के हाथ में होगा। ये अंतर है हमारे और उनके अप्रोच में। चलिए, ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं जी। माइक जरा पहुंचाएंगे।
Hello. Yes. So like, sir, on the one hand side, the convicts of Bilkis Bano have been prematurely released. But on the one side, 6 political prisoners have been languishing in the jail for the years. What have been the BJP stand? No, it was not prematurely released. 14 years of imprisonment has been completed. Yeah, but sir, And 6 afterward, political prisoners have completed 30 to depending 35 upon years. the procedure of the legal procedure and the constitutional procedure, whosoever is the prison, they are completing their tenure. And but sir, on the occasion of 550th Prakash Purab of Guru Nanak Dev Ji. अगर आपको ध्यान हो तो हमने 300 लोगों को छोड़ा था. No, sir, but those who were mentioned on the 550th Prakash Purab Guru Nanak Dev Ji, still they are in the jail. हम लोगों ने उनको छोड़ा और इतना ही नहीं, आपको भी बता दें, अराउंड 200 से ऊपर लोगों का जिनको वीजा में एंट्री बंद थी वो भी हमने उनको खोल दिया था. Sir, I don't want to talk Chaliye, about all count the If you things, want but- to give any specific, then tell the specific, then I will try to convey it. Yeah. Because in Next abstract, question, I cannot say that who is in the jail and who is not in the jail. Yeah, sir, 3 to 4 persons, one in Karnataka jail, Gurmeet Singh engineer, he is still in jail. We are not aware about in which case, which type No. of thing, who is there in the jail. The law and judicial process is there to take the remedy of So, anything. but why selective justice for only 6? सुनिए, नहीं, सुनिए सर, देखिए, यहाँ पे आर्गुमेंट आपने अपना एक सवाल रखा, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आप उससे अग्री करें ना करें वो एक अलग बात है. नमस्ते सर. सर, आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में बोला कि हम में और उनमें ये फ़र्क है कि वो अभी भी डी कॉलोनियल माइंडसेट में फंसे हुए हैं. तो आपके अनुसार, जिस अभी जैसा समय चल रहा है उसको देखते हुए, आपके अनुसार ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या उपाय है कि आप इस डी कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोगों को भारत की स्वदेशी विचारधारा में वापस ले आ पाएंगे, लेकिन उनको ऐसा ना लगे कि उन पर ये थोपा जा रहा है या ज़बरदस्ती उनको लाया जा रहा है? देखिए, जो आपने सवाल किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को जो लाल किले पे भाषण दिया था, यदि आप उसको ध्यान करें तो उन्होंने कहा था कि ये अमृत काल की शुरुआत है, यानी 75 वर्ष ऑफ इंडिपेंडेंस से 100 ईयर जब जाएंगे, 25 वर्ष का काल. इसके लिए उन्होंने 5 प्रण दिलवाए थे. एक, इस 25 वर्ष खत्म होने में हमें विकसित राष्ट्र बनना है. दूसरा, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है. तीसरा, उन्होंने कहा विरासत पे गर्व करना है. चौथा, उन्होंने कहा कर्तव्य का पालन करना, और पांचवा कहा कर्तव्य का सामूहिक पालन करना है. एक्चुअल में जो आपने प्रश्न पूछा है ना, धीरे धीरे डीकॉलोनाइज होता चला जा रहा है, तभी तो हमें जनता का समर्थन मिलता जा रहा है. जो इसीलिए मैं एक और बात कहूं, थोड़ा सा फूड फॉर थॉट है, किसी को अटपटा भी लग सकता है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनना शुरू हुई जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस कर गई, और जब से 50% क्रॉस किया है तब से कांग्रेस को कभी 50% सीटें संसद में नहीं मिली है. दिस इज अ फूड फॉर थॉट. आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो उनको समर्थन मिलता था वो समर्थन अज्ञानता का था? और भी बोल देता हूं, आप जो बैठे हैं, जब से ओपन मीडिया आया है भाजपा की सरकारें बनने लगी हैं. जब से कंट्रोल्ड मीडिया था तब तक उस जमाने में सरकारें नहीं बनती थी. आपसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एरा कब से आया सर? 96, 97 से हमारी सरकार कब बनी? 13 दिन के लिए 96 में, उसके बाद 98 में. तो क्या हुआ, जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, तो अब मैं इसमें किसी पार्टी उसकी बात नहीं कह रहा हूं, वो एक, मैं आपको एक सिर्फ फैक्ट बोल देता हूं. लंदन का अखबार है द गार्डियन, क्योंकि आजकल लंदन की बहुत चर्चा चल रही है. भैया जी गए हुए हैं लंदन में सेंट मिलाने चंदन में, तो वहां के अखबार द गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में 18 मई सन 2014 को लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, जिस दिन हमें मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था, उसमें लिखा कि द डे शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया. क्योंकि उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन भारत पे रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करती थी. पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में शासन आया जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है. चूंकि अब ये 21वीं सदी की नई पीढ़ी जब आई है और वो लोग हैं जिन्होंने कि ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का माइंडसेट से अब मुक्त हैं, इसलिए अब भारत अपने नेचुरल नैसर्गिक प्रभाव में आ रहा है. चलिए, एक आखिरी सवाल. सर, आपने इस्लामिक भाईचारे के बारे में बात की कि भारत में मस्जिदों में धमाके नहीं होते, लेकिन मस्जिद तोड़े जरूर जाते हैं. तो अगर रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है तो उसका बीजेपी कोई उपाय बात कर रही हैं? बाबरी मस्जिद, जिसको कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा. सर, बट अच्छा, तोड़े तो गए थे ना. जिसमें 70 साल से बुत रखे हो, वो मस्जिद है या बुतखाना? तो सर, सरकार नहीं, ये बताइए. सर, लॉ को अपने हाथ में लेना भी तो सोल्यूशन नहीं होता है ना. खुद बताइए. अच्छा चलिए, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में जो पहला ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड है वो है नवंबर 1858,
जब फैजाबाद के थानेदार ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि 50 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, उन्होंने दीवारों पर राम नाम लिख के हवन किया है, और जानते मस्जिद का नाम क्या लिखा? मस्जिद जन्म स्थान। इवन औरंगजेब के रिकॉर्ड्स में भी मस्जिद जन्म स्थान लिखा है। तो भाई ये किसका जन्म स्थान था? मुगल डॉक्यूमेंट से लेकर ब्रिटिश डॉक्यूमेंट तक बता। सर मैं आपकी बात मानती हूँ। सर इनके क्वेश्चन सर इधर। सर मेरा एक सवाल है। चलिए एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट। सर इधर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके क्वेश्चन के ऑल्टरनेट में ही बोलूँगा सर, कि इनने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की मतलब उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ दैट कि आपके सामने सर राघव चड्ढा जी ने बोल के गए कि 2 दिन के अंदर हमको दीजिए सीबीआई और ईडी, हम दिखा देंगे कि क्या होता है। तो सर इस मामले में पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या ईडी, सीबीआई और जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, आपने उनको इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि कोई भी आके यूज एंड थ्रो करके जा रहा है। और जैसे इसकी बात है सर, इस पे आरोप लगा आपके सरकार पर कि आप इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका एक गलत इम्पैक्ट दुनिया में भी पड़ता है। जैसे कि हमको अगर ग्लोबल रिलेशंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है। आप कह रहे हैं कि तो विपक्ष जो है देश को बदनाम कर रहा है, या राहुल गांधी? देखिए, पहली बात तो हम ये कहें, जब हम विपक्ष में थे हमने जितने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सब कोर्ट से एक्सेप्ट हुए। मैंने बोला ना, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में केस है, आप कोर्ट में जाइए अगर आपको लगता है गलत है। कोर्ट आपको कोई राहत नहीं दे रहा है और उसके बाद आप आरोप लगाने का प्रयास करें। अच्छा, छोटी सी बात, आपने राघव चड्ढा जी का जिक्र किया, लिक्वर पॉलिसी के ऊपर मुद्दा है। सिर्फ 2 विषय कह रहा हूं। ये कौन सा देश का शिक्षा मंत्री है जो ये पॉलिसी बनाए कि 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री? अच्छा, और उसके बाद वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली जाए। अब ये तो हुआ नैतिक प्रश्न, और टेक्निकल क्या हुआ? आपने पॉलिसी विड्रॉ क्यों की भाई? और विड्रॉ की तो उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में कंफ्यूजन दर्शा रहा है ना। और उन्होंने कहा दे दिया है, तो मैंने बताया तो पुलिस तो दे दी गई है। पंजाब में देखिए क्या हो रहा है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, लोकमत नेशनल कॉन्क्लेव में अपनी बात रखने के लिए, लोकतंत्र पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अंत में जाते जाते आपसे वो स्रोत जरूर सुनना चाहेंगे जो आजकल वायरल है और जिसके जरिए कहा जा रहा है कि सुधांशु जी ने आईना दिखा दिया उन लोगों को जो कहते हैं कि इस देश की संस्कृति जो है वो असल में सेकुलर होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो शिव स्रोत आप बताते हैं। नहीं, देखिए, ये देश की संस्कृति तो इतनी महान है, तो मैं सिर्फ एक संस्कृति के लिए युवा पीढ़ी भी बैठी हुई सिर्फ कहूंगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो मैं एक दूसरी पंक्ति कहता हूं कि याद रखिए, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। इसलिए एक पंक्ति कह के समाप्त करता हूं जो अटल जी ने कहा था। युवा पीढ़ी को कहता हूं, अमृत काल में जो मोदी जी का आह्वान है, याद रखिए, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी।